हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित गुप्ता। और बच्चों इस समय हम लोग मैनेज कर रहे हैं बिजनेस स्टडी। अपना चैप्टर चल रहा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और अपनी इस क्लिपिंग में बच्चों मैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा। और अपना टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हम लोग इसमें बात करेंगे बिजनेस की डेफिनेशंस की, देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। सिंपल वे में बच्चों अगर मैं आपको बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं सिंपली कि बिजनेस एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बिजनेस एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसमें हम किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसे परचेज करके जो उसके डिजायर्ड पर्सन है, जो उसके कस्टमर है, उसको प्रोवाइड कराते हैं और उसे ये गुड्स और सर्विस सोल्ड करके हम उससे अमाउंट रिसीव करते हैं और इस प्रोसेस से प्रॉफिट गेन करते हैं। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके या परचेस करके उन्हें सोल्ड आउट करना और प्रॉफिट अर्न करना। जरा ये एक सिंपल वर्ड देखिए, बिजनेस इज अ वाइड टर्म। इट इंक्लूड ऑल ऑक्यूपेशन in which people are busy in earning income either by production or purchase and sale or exchange of goods and service to satisfy the need of other people with the main objective of earning profit। तो ये क्या बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जिसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्न द मनी। और इस मनी को अर्न करने के लिए आप क्या एक्टिविटीज करते हो, आप बच्चों कोई गुड्स या कोई सर्विस प्रोड्यूस करते हो या फिर उसे परचेज करते हो और देन आफ्टर इस गुड्स और सर्विसेज को जो भी पर्सन इसके लिए नीडी है उन कस्टमर्स को ये सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करके उससे अमाउंट रिसीव करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो। यहां पर मैं दो चीजों का नाम ले रहा हूं, एक गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब है सिंपली कोई भी प्रोडक्ट या तो आप मैन्युफैक्चर करके सोल्ड आउट करते हो या फिर उस गुड्स को आप परचेज करके सोल्ड आउट करते हो। सपोज करो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, तो पहले मैंने इसको मैन्युफैक्चर किया और फिर इसे सेल कर रहा हूं और प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। अगर मैं एक ट्रेडर हूं तो मैं इस गुड्स को रेडीमेड सप्लायर से परचेज करूंगा, मैं इस गुड्स को सप्लायर से परचेज करके कस्टमर को सोल्ड आउट करूंगा और बीच में डिफरेंस परचेज माइनस सेल वैल्यू, दोनों के डिफरेंस प्रॉफिट कमाऊंगा। मैंने परचेज किया, सपोज करो इसे 100 रुपीज में, 120 में इसे सोल्ड आउट कर दिया, दोनों का डिफरेंस 20 रुपीज, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो प्रोडक्ट के मामले में या तो मैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सोल्ड आउट करूंगा या फिर उस प्रोडक्ट को परचेज करके मैं सोल्ड आउट करूंगा और बीच में डिफरेंस की प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन अगर आप बात करते हो सर्विसेज की, तो सर्विस के मामले में मैं सर्विस प्रोड्यूस करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड करूंगा और प्रॉफिट अर्न करूंगा। आप सोच के देखिए सर्विस कैसे प्रोड्यूस होती है, सर्विस के जरिए कोई बंदा प्रॉफिट कैसे कमाता है, तो उसके कई एग्जांपल है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करो मेरी एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, मेरी ट्रकें चलती हैं। अगर किसी शॉपकीपर को, अगर किसी बिजनेसमैन को अपना गुड्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचाना है तो मैं उसको सर्विस दूंगा। किस तरह की सर्विस, मैं आपसे कहूंगा सर मेरे पास ट्रक है, जो भी गुड्स आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचाना हो हम आपको फैसिलिटीज देते हैं। आप उस गुड्स को मेरे ट्रक में लोड कर दो, जिस लोकेशन पर कहोगे उस लोकेशन पर हम उस गुड्स को अनलोड कर देंगे और हम आपसे फ्रेट लेंगे। तो ये फ्रेट क्या है, मेरे लिए इनकम। हमने आपको सर्विस दी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, और इस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के जरिए हमने आपसे इनकम जनरेट करी, है ना। तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर अपना सर्विस बेच करके बिजनेस कर रहा है, इनकम कमा रहा है। तो बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें हम आपको कोई गुड्स या कोई सर्विसेज सोल्ड आउट करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, आपसे इनकम गेन करते हैं। दैट इज अ
इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, अगर हम इसे एक डेफिनेशन के रूप में देना चाहें तो बच्चों यहाँ पर एक डेफिनेशन देखिए लेविस की। अकॉर्डिंग टू लेविस साहब क्या बोलते हैं, बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी आपने पिछली क्लिपिंग में देखा था ना, हम और आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं दैट्स कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। आपने उसमें ये भी देखा था कि दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, जैसे मैं मंदिर में जाके पूजा कर रहा हूँ या मैं अपने फादर का उनके काम में हेल्प कर रहा हूँ, ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। हम उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर उन ह्यूमन एक्टिविटीज को इंक्लूड करेंगे जिसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हो, जिसका मोटिव अमाउंट मनी अर्न करना होता है। जैसे एक शॉपकीपर शॉप खोलकर बैठ गया, वो कस्टमर को गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो ये क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसका मोटिव क्या है, मनी अर्न करना। तो हम इन्हीं एक्टिविटीज को यहाँ बिजनेस में कंसिडर कर रहे हैं। तो बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायर वेल्थ। वेल्थ मतलब मनी। तो बिजनेसमैन एक ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहा है जिसमें वो क्या कर रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है या गुड्स को परचेज कर रहा है, और इसके थ्रू वो वेल्थ यानी मनी क्रिएट कर रहा है, फंड जनरेट कर रहा है। और ये फंड्स को कैसे जनरेट कर रहा है, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स। गुड्स को परचेज करके सोल्ड करके डिफरेंस के रूप में वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो फंड जनरेट कर रहा है। दैट इज द बिजनेस, दैट इज इकोनॉमिकल ह्यूमन एक्टिविटीज। ये ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, आगे एक डेफिनेशन और देख ले पीटरसन की। पीटरसन साहब बिजनेस को डिफाइन करते हैं कैसे, पीटरसन साहब बोलते हैं कि बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। पीटर साहब बोलते हैं कि सर बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन मनी के बदले में कोई गुड्स और सर्विसेज अपने प्रॉफिट्स के लिए आपको सोल्ड आउट करता है। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कोई गुड्स है, कोई सर्विसेज है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और इसके पीछे मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है प्रॉफिट गेन करना और इसके जरिए वेल्थ जनरेट करना, वैल्यू यानी अमाउंट रिसीव करना, फंड आपसे लेना, मनी आपसे अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। ये एक्टिविटीज ये क्या कहलाती है, बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, एक डेफिनेशन और है जेम्स के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स है जो मैं आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब आपको वो समझ में आएगा। उसे कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। तो ये डेफिनेशन अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसी चैप्टर में आगे एक सेगमेंट आएगा, उस सेगमेंट के बाद फिर इस टॉपिक पर आप जब आओगे तो चीजें अपने आप डिफाइन होंगी। अभी इसके टेक्निकल वर्ड्स आप इस पोजीशन पर नहीं हो कि आप समझ पाओ, इसलिए डेफिनेशन मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं। फिलहाल ये दो डेफिनेशन पर नजर रखिए, दैट इज लेविस एंड पीटरसन। अब इस ओवरऑल डेफिनेशन से क्या निकल कर आ रहा है, अब आप ये समझ सकते हो कि इन मॉडर्न टाइम बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद गुड्स और सर्विस। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली, इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। इन मॉडर्न टाइम बिजनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आज की डेट में तो बच्चों बिजनेस का मोटिव केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है, आज की डेट में बिजनेस में प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना, साथ में सोसाइटी में आपकी एक बेटर इमेज बने, इसलिए आपको सोशल वेलफेयर पर भी फोकस करना होता है। इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम बात करें तो बिजनेस में कई तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, वो ये सेगमेंट आपको डिफाइन कर रहा है। बिजनेस में किस तरह की एक्टिविटीज होती है, देयर आर मेनली 4 एक्टिविटीज। आइए वन बाय वन। फर्स्ट है क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। बिजनेस का पहली एक्टिविटीज क्या होती है कि अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए मार्केट से कस्टमर क्रिएट करना। इसके लिए आप क्या करोगे, आप जो प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हो, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, उसके लिए जबरदस्त एडवर्टीजमेंट करोगे। एडवर्टीजमेंट के जरिए आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर क्रिएट होंगे। तो पहली एक्टिविटीज यही है कि आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए मार्केट में कस्टमर जनरेट करें, कस्टमर क्रिएट करें। और ये एक्टिविटीज होगी कैसे, थ्रू द एडवर्टीजमेंट।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। बिजनेस की एक नेक्स्ट एक्टिविटीज ये होती है कि आप देखें कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी नीड्स उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप अपने गुड्स को, अपनी सर्विस को इनोवेट करें, आप अपने गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करें। जैसे मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। लास्ट ईयर तक मैं अपनी कोचिंग क्लासेस चलाता था फेस टू फेस। अभी आप देख सकते हो इस सिचुएशन में कोरोना फैल गया, क्लासेस ऑफलाइन चल नहीं सकती, फेस टू फेस। तो मैंने दिमाग लगाया कि आज की डेट में स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे को लगा आज की डेट में स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ही ऑप्शन बचा है, उसी को पसंद करेंगे, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस अभी तो फिलहाल पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने तुरंत अपने यहाँ एक सिस्टम अडॉप्ट किया जिसके तहत मैं ऑनलाइन क्लासेस अब ले सकता हूँ। तो सोच के देखिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखा हमने, कस्टमर डिमांड्स हमने देखा, और उस रिक्वायरमेंट उस डिमांड्स के अकॉर्डिंग मैंने ये ऑनलाइन सर्विसेज देनी शुरू कर दी। तो इसी तरह से एक बिजनेसमैन भी मार्केट में कस्टमर के रिसर्च करता है, कस्टमर के ऊपर वो ये देखता है कि आज प्रेजेंट सिनेरियो में मार्केट में किस तरह की चीजों की डिमांड्स है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड्स है, क्या उसकी वांट्स है। उसकी नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर वो गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, ताकि उसके गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर फ्रेंडली हो, कस्टमर उसे पसंद कर सके। तो कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर यू हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। थर्ड है आपका इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। टाइम टू टाइम नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहना, नए नए तरह की सर्विसेज देना, बेटर सर्विसेज देना और बेटर प्रोडक्ट इनोवेट करना, ये भी आपकी बिजनेस की एक एक्टिविटीज है। अच्छा, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करिए। इसमें यह भी होता है कि जो प्रोडक्ट प्रोसेस का आपका आज का तरीका है, उस प्रोसेस में, उस टेक्नोलॉजी में चेंजेस करिए। यह भी आपका है इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज और ज्यादा इंप्रूव हो सके। जिस तरह की क्वालिटीज आज आप प्रोडक्ट की प्रोवाइड करा रहे हो, लगातार इस पर रिसर्च करते रहिए कि क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस करके या किसी भी तरह से हम अपने इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को और बेटर कर सकते हैं। इस पर रिसर्च करना, ये भी आपका इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट कहलाता है, और दैट इज द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। तो इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, इनोवेशन में लीड टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग ही नहीं होता। यहाँ पर इनोवेशन का मतलब ये भी है कि जो आज की डेट में आपकी प्रोडक्शन टेक्निक है, क्या उसमें किसी भी तरह की कोई इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन की जरूरत है, क्या उसे कुछ और अपग्रेड किया जा सकता है, ताकि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो और उसकी क्वालिटीज और बेटर हो। दैट इज अ बिजनेस एक्टिविटीज। एंड लास्ट वन इज मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आप इनोवेट करके, प्रोड्यूस करके सामने रख रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट के जरिए डिमांड क्रिएट करना, और जब डिमांड हो तो डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को कस्टमर तक अवेलेबल कराना। ये सारी की सारी एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती है। तो एक बार फिर से, देयर आर 4 एक्टिविटीज इन द बिजनेस। फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ कस्टमर, अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए कस्टमर क्रिएट करना, डिमांड क्रिएट करना, देन आफ्टर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, देन आफ्टर आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस करके उसे और बेटर बनाना, या उसको रिप्लेस करके किसी नए प्रोडक्ट की इनोवेट करके लॉन्चिंग करना, कोई नए सर्विसेज को लॉन्च करना, या फिर करंट प्रोडक्ट और सर्विसेज में ही अपग्रेडेशन करना ताकि उसकी क्वालिटी और बेटर हो सके। एंड लास्ट वन इज मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप इनोवेट कर रहे हो, जो सर्विस आप इनोवेट करके ला रहे हो, उसकी मार्केटिंग करना, मतलब वो प्रोसेस अडॉप्ट करना जिससे ये प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड हो, एडवर्टीजमेंट के जरिए आप डिमांड क्रिएट करके, देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन करके, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रिटेलर के अपॉइंटमेंट करके आप इस प्रोडक्ट को इजीली वे में कस्टमर तक पहुंचा सके।
दैट इज द बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के बाद आप आइए बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहला हेडिंग देख ले, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, dealing in goods or service on a regular basis, then uncertainty of profit earning, uncertainty of return or risk। तो ये है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। एक बार फिर से देख लीजिए, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। अब आइए एक एक पॉइंट की बात करते हैं। पहला, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों, हम लोग बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? आपने लास्ट क्लिपिंग याद करिए, ह्यूमन एक्टिविटीज, उसमें आपने पढ़ा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी याद करिए, उस सेंस में क्या बोलते थे आप? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें आपका मोटिव मनी अर्न करना होता है। तो बच्चों, बिजनेस का मोटिव भी तो यही होता है। हम और आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू अर्न द मनी। और जहां पर आपकी किसी भी एक्टिविटीज का मोटिव मनी अर्न करना हो जाए तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सेम लाइक आप कह सकते हो कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए क्या बोलता है ये, बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? अर्न द मनी, ना कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अगर मान लीजिए, अभी आपको एग्जांपल देता हूं, आप कोई बिजनेस कर रहे हो लेकिन उस बिजनेस में आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना या मनी अर्न करना नहीं है, आपका मोटिव केवल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। आप चैरिटी के लिए काम कर रहे हो, आप ह्यूमन पर्सन के लिए काम कर रहे हो, आप साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हो, नॉट टू अर्न द मनी, नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। तो सॉरी सर, फिर ये एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, बिकॉज दैट इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैंने एक शॉप खोली, उस शॉप में सपोज करो मैं कोई प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करता हूं, मैं अपने सप्लायर से वो प्रोडक्ट परचेज करता हूं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके फिर वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेचता हूं। तो मैं ये जो एक्टिविटीज कर रहा हूं ये मेरे लिए बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है? मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। सपोज करो आपने भी एक बिजनेस करने का सोचा, लेकिन आपको दिमाग में यह है कि सर हम मनी अर्न करना या प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहते। आपने क्या किया? आपने एक शॉप खोली, सप्लायर को पैसे देकर गुड्स परचेज करे, लेकिन उस गुड्स को परचेज करने के बाद आप अपनी शॉप में वो गुड्स गरीबों को फ्री में बांटना शुरू कर दिए। किसी से कोई पैसे ही नहीं ले रहे, आप गरीबों को वो गुड्स फ्री में बांटना शुरू कर दिए। आप अपनी शॉप में ये चीज जो कर रहे हो कि आप परचेज कर रहे हो, उसके बाद गुड्स को फ्री में बांट रहे हो, गरीबों में फ्री में बांट रहे हो, तो क्या ये एक्टिविटीज आपकी बिजनेस कहलाएगी? बताइए, हम में और आप में बिजनेसमैन कौन है? आप तो नहीं हो, क्योंकि आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कि चलो सर पुअर पर्सन की हेल्प करते हैं, इस वजह से आप गुड्स खरीद करके उससे फ्री ऑफ कॉस्ट पुअर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपका मोटिव मनी अर्न करना नहीं है, आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, आपका मोटिव क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इस वजह से आपकी एक्टिविटीज बिजनेस नहीं कहलाएगी, बट मेरी एक्टिविटीज बिजनेस कहलाएगी, क्योंकि मेरा मोटिव क्या था? टू अर्न द मनी, टू अर्न द प्रॉफिट्स। दैट इज माई इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट्स माई बिजनेस एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सप्लायर से परचेज करके उसे अपने कस्टमर को सोल्ड आउट करते हैं।
जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि सर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और ये गुड्स मैं प्रोड्यूस करता हूँ। पहले मैं इसका प्रोडक्शन करता हूँ, फिर अपने कस्टमर को प्रॉफिट लेकर बेचता हूँ। या फिर अगर मैं एक ट्रेडर हूँ तो मैं ये गुड्स सप्लायर से परचेज करता हूँ और सप्लायर से परचेज करके कस्टमर को सोल्ड आउट करता हूँ। याद रखिएगा मैं यहाँ पर दो वर्ड बोल रहा हूँ, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर? बच्चों, ट्रेडर वो होता है जो गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो अपने सप्लायर से रेडीमेड गुड्स परचेज करता है और उसे अपने कस्टमर को बेच देता है। सपोज करो मेरा एक बिजनेस है स्टेशनरी का और मैं अपने यहाँ ये एक सपोज करो स्टेशनरी आइटम है, इसे सप्लायर से परचेज करके बेचता हूं, तो मैं कौन हूं? मैं एक ट्रेडर हूं। लेकिन सपोज करो ये स्टेशनरी आइटम मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूं और फिर बेचता हूं, तो मैं कौन हूं? मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। तो याद रखिएगा बिजनेस भी दो तरह का होता है, एक ट्रेडिंग बिजनेस, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस है जहां पर आप सप्लायर से रेडीमेड गुड्स परचेज करके सोल्ड आउट कर देते हो, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस है जहां पर पहले आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो और फिर अपने कस्टमर को सोल्ड आउट करते हो। तो आपको ये पॉइंट डिफाइन कर रहा है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटीज है जहां पर आपको गुड्स या तो प्रोडक्शन करके फिर सोल्ड आउट करते हो, या प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज, या उस गुड्स को परचेज करके फिर कस्टमर को सोल्ड आउट करते हो। और ये केवल गुड्स के लिए नहीं, ये सर्विसेज के लिए होता है। या तो आप कोई सर्विस खुद जनरेट करके प्रोवाइड कर रहे हो या किसी से वो सर्विस दे करके तब आप प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं ट्रक ऑपरेटर हूं, मैं ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज देता हूं। अगर किसी को गुड्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कैरी करवाना हो तो मुझे बताएं, मैं आपके गुड्स को अपनी ट्रकों के जरिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचाऊंगा और बदले में फ्रेट लूंगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं बिजनेस कर रहा हूं। और किस तरह का बिजनेस कर रहा हूं? मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं। मैं उस सर्विस को जनरेट करता हूं और आपको प्रोवाइड करके आपसे इनकम लेता हूं, आपसे अमाउंट रिकवर लेता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस भी मैं खुद प्रोड्यूस ना करूं, किसी से सर्विस लेकर के फिर आपको प्रोवाइड करूं। जैसे मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मैं कमीशन एजेंट की तरह काम करता हूं। यानी मैं अगर आपको ट्रक के जरिए कोई गुड्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भिजवाना हो तो आप मुझे बताओ, मैं ट्रकों के जरिए आपके गुड्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचा दूंगा, बट ट्रक मेरे पास नहीं है, मैंने किसी से कांटेक्ट कर रखा है। मैं एक मीडिएटर के रूप में किसी बंदे से ट्रक हायर करता हूं और उनके ट्रकों के जरिए आपके गुड्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचा करके आपसे फ्रेट लेता हूं। उस फ्रेट में कुछ अमाउंट मैं रखता हूं और कुछ अमाउंट जिसकी ट्रक है उसको पे कर देता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने किसी से सर्विस दे करके फिर आपको प्रोवाइड करी, जबकि इसके पहले मैं सर्विस खुद जनरेट कर रहा था, ट्रक मेरी ही थी, मैं सर्विस खुद जनरेट किया और फिर आपको प्रोवाइड किया। तो बिजनेस में गुड्स हो या सर्विसेज, आप उसको प्रोड्यूस करते हो या फिर उसको परचेज करते हो, देन आफ्टर कस्टमर को सेल करके आप प्रॉफिट कमाते हो। देखिए क्या बोल रहा है, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर गुड्स और सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विस में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस। सर्विस में कई तरह की सर्विसेज हो सकती है, जैसे मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, ट्रांसपोर्ट सर्विस। इसी तरह से बैंक भी तो आपको सर्विस देता है। आपको अपने बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बैंक कहता है जो भी फंड्स की जरूरत है आप मुझे बताओ, हम आपको जितने टाइम के लिए चाहिए उतने टाइम के लिए फंड्स देंगे, आप इस फंड्स को बिजनेस में यूज करो, बदले में हम आपसे इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक क्या है? बैंक आपको सर्विस दे रहा है, बैंकिंग सर्विस, लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। सेम लाइक इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस भी एक बिजनेस होता है जो अपने कस्टमर को इस बात के लिए कमिटमेंट करता है कि सर अगर आपके पास कोई स्टॉक है और आपको लगता है उसमें फायर या थेफ्ट या किसी भी तरह का कोई रिस्क है, तो आप अपने स्टॉक का हमारे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा लें। हम आपसे एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट प्रीमियम के रूप में लेंगे और बदले में आपको कमिटमेंट करेंगे कि एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है उस पीरियड में अगर आपकी एसेट्स का, स्टॉक का कोई लॉस होता है तो जो भी लॉस हुआ हम आपको उसे कंपेंसेट कर देंगे।
ये इंश्योरेंस सेक्टर, ये बैंकिंग सेक्टर, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये लोग कौन है? ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये भी बिजनेसमैन है जो अलग अलग तरीके की सर्विस देते हैं। बैंक बैंकिंग सर्विस देता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस से जुड़ी सर्विसेज देती है, ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, ये सर्विस सेक्टर के एग्जांपल। इस तरह जो बिजनेस गुड्स बनाते हैं, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके बारे में ये कहना है कि सर आप गुड्स भी दो तरह के बनाते हो, गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर नहीं एक मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं दो तरह के गुड्स मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को बेचता हूं, एक इंडस्ट्रियल गुड्स और दूसरा कंज्यूमर गुड्स। क्या आप बता सकते हो कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या डिफरेंस है? बच्चों, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जिसे हम और आप एज अ कंज्यूमर अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, ये कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। जैसे सोप, टूथपेस्ट, ऑयल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ये कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है? इंडस्ट्रियल गुड्स बच्चों वो गुड्स होता है जो हम और आप जैसे कंज्यूमर नहीं यूज करते। ये इंडस्ट्रियल गुड्स किसी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। वो इंडस्ट्रीज इन इंडस्ट्रियल गुड्स को अपने यहां एज अ रॉ मटेरियल परचेज करके इनकर्ड करती है और इसे फर्दर प्रोसेस करके आगे कुछ नए तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। दैट्स कॉल्ड इंडस्ट्रियल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स का तो एग्जांपल अभी सुन लिए कि टूथपेस्ट, सोप, ऑयल, कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह वगैरह, हम और आप डेली रूटीन में जो भी कुछ यूज करते हैं ये कंज्यूमर गुड्स है। जरा इंडस्ट्रियल गुड्स का कोई एग्जांपल दीजिए। 1 मिनट का टाइम देता हूं, सोचिए इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल गुड्स का कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आए? चलिए मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। सपोज करो मेरी एक इंडस्ट्री है जो आयरन से स्टील बनाती है। मेरी इंडस्ट्री आयरन से स्टील बनाती है। अब आप बताओ, अगर मैं आपको स्टील बेचूं तो आप स्टील परचेज करोगे? आपने कहा सर हम स्टील का क्या करेंगे? हम स्टील के बर्तन यानी यूटेंसिल बनाते हैं, हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं, हम यूटेंसिल यूज करते हैं, लेकिन हम स्टील का क्या करेंगे? तो मैंने कहा सर मेरी कंपनी फिर आयरन से जो स्टील बना रही है, ये स्टील कौन खरीदेगा? तो आपने कहा सर जाइए उन इंडस्ट्रीज के पास जो स्टील को कंज्यूम करके, स्टील को यूज करके स्टील के बर्तन बनाते हैं, स्टील के यूटेंसिल बनाते हैं, आप उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचिए। तो मैंने कहा सर आप बात तो सही कह रहे हो, तो जरा मुझे देखिए, मैं आयरन को अपने यहां इनपुट करता हूं और आयरन से मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्शन प्रोसेस के तहत मैं उससे स्टील बनाता हूं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो आउटपुट है स्टील, वो आप जैसे कंज्यूमर के लिए नहीं है, मेरा आउटपुट किसी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए है जो उसे एज अ रॉ मटेरियल अपने यहां यूज करेगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रियल गुड्स। तो मैन्युफैक्चरर दो वैरायटीज के गुड्स बनाता है, एक कंज्यूमर गुड्स जो हम और आप जैसे कंज्यूमर के लिए होता है। जैसे मान लो मेरी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, तो जो मेरा आउटपुट टूथपेस्ट है उससे तो आप यूज करोगे, तो मेरा गुड्स क्या कहलाएगा? कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर मेरी कंपनी, जैसे मैंने अभी कहा कि आयरन से स्टील बनाती है, तो स्टील थोड़ी आप खरीदोगे, मेरा स्टील कौन खरीदेगा? कोई और इंडस्ट्री जो इन स्टील से फर्दर प्रोसेस करके स्टील के बर्तन यानी यूटेंसिल बनाएगी। हाँ, वो इंडस्ट्री स्टील का कंजप्शन करके जो स्टील के यूटेंसिल यानी बर्तन बनाएगी, वो आप लोग के लिए होंगे। लेकिन फिलहाल मेरा आउटपुट, उनका आउटपुट, स्टील इंडस्ट्री स्टील को इनपुट करके स्टील के जो बर्तन बना रही है, उनके आउटपुट कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे। लेकिन मेरी इंडस्ट्री जो कि आयरन को इनपुट करके, आयरन को प्रोसेस करके स्टील बना रही है, तो मेरा आउटपुट क्या कहलाएगा? मेरा आउटपुट कहलाएगा इंडस्ट्रियल गुड्स। तो मैन्युफैक्चरर दो तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स जो हम और आप जैसे कंज्यूमर के लिए होते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियल गुड्स जो किसी फर्दर आगे प्रोसेस के लिए किसी और इंडस्ट्रीज के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो इसे अपने यहां फर्दर प्रोसेस करके इसे किसी और तरह का प्रोडक्शन कर सके, किसी और तरह का प्रोडक्ट बना सके। जैसे एग्जांपल, आयरन से मैंने स्टील बनाया, स्टील क्या है? इंडस्ट्रियल गुड्स।
और फिर उस इंडस्ट्री ने स्टील से स्टील के बर्तन बनाए, स्टील के यूटेंसिल, स्टील के बर्तन, ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बच्चों ये बहुत बड़ा फीचर्स है आपके बिजनेस का। किसी भी बिजनेस के लिए ये जरूरी है कि वो जो कंज्यूमर है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके उन्हें सेल करें। ये एक बिजनेस का बहुत बड़ा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स। बढ़ेगी ना? बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। बिजनेस में गुड्स और सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका सेल्स करना आपके लिए जरूरी है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट अ बिजनेस। अगर आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन उस गुड्स को प्रोड्यूस करने का मकसद सेल करना नहीं बल्कि सेल्फ कंजप्शन है, आप उसको क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो? खुद अपने कंजप्शन के लिए, तो सॉरी, ये एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कहलाएगी। आपने जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करा है उसे आपको सोल्ड आउट करना होगा, तभी आपकी एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएगी। अगर आप अपने खुद के कंजप्शन के लिए उसका प्रोडक्शन कर रहे हो तो बिजनेस एक्टिविटीज नहीं मानी जाएगी। ये देखिए जरा, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। अ फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिलीज कंजप्शन ओनली इज नॉट डूइंग अ बिजनेस। एक फार्मर जो कोई क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए, ना कि उसे सोल्ड आउट करने के लिए, तो हम क्या कहें? वो फार्मर एक बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है? आपको डेफिनेटली नॉट। बट हाँ, अगर वो क्रॉप प्रोड्यूस करता मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए तो फिर ये एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती। ये देखिए, बट द फार्मर हु इज कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर सेल इज इन्वॉल्व इज बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन अगर वही फार्मर जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है अगर उसे मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मेन मोटिव उसे मार्केट में बेच करके मनी अर्न कर रहा है, तो फिर उसकी एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएगी। तो अगर आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो आपके लिए बिजनेस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है मार्केट में सोल्ड आउट करके मनी अर्न करने के लिए, तो वो एक्टिविटीज आपकी बिजनेस एक्टिविटीज मानी जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक फार्मर क्रॉप प्रोड्यूस करता है और उस क्रॉप का यूज करेगा वो सेल्फ कंजप्शन के लिए, फैमिली के कंजप्शन के लिए, तो ये एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है। लेकिन अगर ये क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में सोल्ड करके मनी अर्न करने के लिए, तो उसकी एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज मानी जाएगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका सिमिलरली बाइंग गुड्स टू गिव टू समवन एल्स इज नॉट बिजनेस बट बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इज बिजनेस। अगर मैंने कोई गुड्स परचेज किया है और मेरा मोटिव है इस गुड्स को परचेज करके सोल्ड करना, फिर परचेज करना, फिर सोल्ड करना, तो ये एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज है। लेकिन अगर मैंने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया है कोई गुड्स परचेज किया है, सॉरी, अगर मैंने कोई गुड्स परचेज किया है किसी को गिफ्ट देने के लिए, ना कि रीसेल करने के लिए, तो क्या ये एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज होगी? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, ओके। सो देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इन बिजनेस। तो बिजनेस के लिए जरूरी है कि जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी सर्विस आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे आप सेल करें, उसे मनी लेकर के सामने वाले को एक्सचेंज करें। जो भी उसका नीडी है उस पर्सन को आप इसे ट्रांसफर करें और उससे अमाउंट लें, उससे मनी लें। ये एक्टिविटीज तभी बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएंगी। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंपल्सरी है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। अगर आपने इसे कोई गुड्स प्रोड्यूस किया अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने यूज के लिए, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। सिमिलर नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। बच्चों ये भी ध्यान रखिए कि आप ये जो सेल एक्टिविटीज कर रहे हो ये वन टाइम नहीं होनी चाहिए, ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट को सेल किया है लेकिन ओनली वन टाइम बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बट ओनली वन टाइम, नॉट अ रेगुलर बेसिस, तो सॉरी ये सेल नहीं है। कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स जिसे आप सोल्ड कर रहे हो, ये सेलिंग आपकी रेगुलर बेसिस पे होती रहे तभी ये बिजनेस कहलाएगी, अदरवाइज इट इज नॉट अ बिजनेस। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
आप मेरी बात बहुत बढ़िया समझ जाओगे। सपोज करो आपके पास एक रेसिडेंशियल हाउस है और आपने आज वो रेसिडेंशियल हाउस सोल्ड करके प्रॉफिट अर्न किया। आपने सपोज करो वो रेसिडेंशियल हाउस कभी कंस्ट्रक्शन कराया था 10 लाख में, आज वो रेसिडेंशियल हाउस आपने 50 लाख में बेच दिया। 10 लाख का 50 लाख, 40 लाख रुपीस आपको ज्यादा मिला, दैट इज योर प्रॉफिट्स। लेकिन ये जो आपने एक्टिविटीज करी है, आपने अपना रेसिडेंशियल हाउस बेचा, ये बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएगी क्या? क्या आपका बिजनेस है रेगुलर बेसिस पे बिल्डिंग बेचना? क्या आप हमेशा बिल्डिंग बेचते खरीदते रहते हो क्या? आपने कहा सर हम बिल्डिंग बेचने खरीदने का कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। मेरे पास एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, मुझे कुछ अमाउंट्स या फंड्स की जरूरत थी, मेरे को अमाउंट रिकवर करने का जरिया मिल नहीं रहा था, कहीं से फंड्स का अरेंजमेंट हो नहीं रहा था, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके फंड्स का अरेंजमेंट कर लिया। बट इसके बाद फिर हम कोई प्रॉपर्टी कभी थोड़ी बेचने वाले हैं। तो आपने ये जो ट्रांजेक्शन किया, ये नॉट अ रेगुलर बेसिस, ये एक सिंगल टाइम ट्रांजेक्शन था। आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो ये बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कहलाएगी। अब मेरे को ले लीजिए, सपोज करो मैं एक बिल्डर हूं और मेरा काम ही है बिल्डिंग बना करके बेचना। मैं डेली 2-4 बिल्डिंग बनवा करके बेच रहा हूं। प्लॉट खरीदा, बिल्डिंग बनवाई, जो बिल्डिंग बनी बेच डाला, प्लॉट खरीदा, बिल्डिंग बनवाई, जो बिल्डिंग बनी उसको बेच डाला। मैं हमेशा बिल्डिंग बनवाता खरीदता बेचता रहता हूं। तो मैं जो बिल्डिंग बेच रहा हूं, मैं जो बिल्डिंग बेचने का बिजनेस कर रहा हूं, मैं जो बिल्डिंग बेचने की एक्टिविटीज कर रहा हूं, मेरी बिल्डिंग बिक रही है, आपकी भी बिल्डिंग बिक रही है, लेकिन आपके मामले में बिल्डिंग को बेचना बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, मेरे मामले में बिजनेस बिल्डिंग को बेचना बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। आपको कि सर ये क्या बात हुई, मैं भी बिल्डिंग बेच रहा हूं, आप भी बिल्डिंग बेच रहे हो, बट हम दोनों में आप कहते हो कि मेरे लिए बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आपके लिए बिजनेस एक्टिविटी है। मैं कहता हूं डेफिनेटली यस, क्योंकि आप बिल्डिंग बेचने का कोई बिजनेस नहीं करते हो, आप डेली बेसिस थोड़ी बेचते हो, आप रेगुलर बेसिस पे बिल्डिंग थोड़ी बेचोगे। आपने भी खुद ही कहा कि कोई फंड्स की जरूरत थी, इसलिए आपके पास कोई बिल्डिंग थी, आप उसको बेच डाला। अब हमेशा तो आप ऐसा करोगे नहीं, लेकिन मेरे को देखो, मैं एक बिल्डर हूं, मेरा तो काम ही है बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग बेचना, बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग बेचना। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, तो मुझे क्या कहोगे, सर आप एक बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये जो गुड्स और सर्विसेज आप सोल्ड कर रहे हो, ये रेगुलर बेसिस पे सोल्ड होना चाहिए। एक रूटीन में डिफरेंट टाइम इंटरवल पे लगातार कंटिन्यू बेसिस पे आप इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो, तभी ये बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएगी, अदरवाइज इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटीज। पढ़िए, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स of business is that it must sell or exchange of goods or service on a regular basis. रेगुलर बेसिस पे गुड्स हो या सर्विस आप उसको सेल करते रहो, तभी आपकी एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती है। और देखिए ये क्या बोलता है, बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विस वंस और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस। किसी भी वजह से एक आध बार अगर आपने कोई एसेट्स, कोई गुड्स, कोई सर्विसेज बेच दी, तो ये कोई बिजनेस नहीं कहलाएगा। आपके पास कोई फंड्स की कमी थी, आपने कोई बिल्डिंग तो उठाकर बेच डाला, ये बिजनेस थोड़ी है। ये बिजनेस तब होता जब आपका ये रेगुलर एक्टिविटीज होती कि बिल्डिंग खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा। अगर लगातार रूटीन में आप इस तरह की एक्टिविटीज करने लग जाओ, तब मैं आपको कहूंगा हाँ सर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो और आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हो, अदरवाइज यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। आगे बढ़े, वन सिंगल ट्रांजेक्शन is of sale does not constitute a business। केवल एक या दो बार कोई माल खरीद करके बेच लेने से आप बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे। रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यू बेसिस पे आपको इस तरह की एक्टिविटीज करनी होगी, तभी आप बिजनेसमैन कहलाओगे, बिजनेस कहलाएगा, आपका एक्टिविटीज बिजनेस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल हिज हाउस टू बाय अ न्यू हाउस, ही इज नॉट अ डूइंग बिजनेस। देखो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक बंदे के पास कोई हाउस है, उसे एक नया हाउस खरीदना था, इसकी वजह से उसने पुराना हाउस बेचा और जो भी फंड्स आया उससे एक नया हाउस खरीद लिया। लेकिन क्या हाउस खरीदना, हाउस बेचना रेगुलर बेसिस पे इसका ये एक्टिविटीज है? क्या रेगुलर बेसिस पे ऐसा कर रहा है? डेफिनेटली नॉट। सो ये जो एक्टिविटीज है ये बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कहलाएगी। बट इफ अ पर्सन बाय एंड सेल हाउस ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न कमीशन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। लेकिन अगर आप क्या ये रेगुलर
प्रोसेस है। आप बिल्डिंग को परचेज करते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो, सेल करते हो, आप लगातार रूटीन में ये वर्क करते रहते हो, तब तो मैं आपको कहूंगा कि सर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो और ये एक्टिविटीज आपकी बिजनेस एक्टिविटीज है। Then it will be considered as a business. Regularity of occurrence of a business transaction is a must. पीछे आप ध्यान रखो, रेगुलर बेसिस पे आपको ये एक्टिविटीज करनी होगी। केवल एक या दो बार ऐसी एक्टिविटीज करके आपकी एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। इट मस्ट बी रेगुलर बेसिस। ये बहुत बड़ी चीज है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। अच्छा बच्चों, बिजनेस का एक और बड़ा फीचर्स है कि आप जो लेन देन कर रहे हो, आप जो बिजनेस के ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, इसमें मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। अगर आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, अगर आप सोसाइटी के वेलफेयर में काम करना शुरू कर दो, अगर आप पब्लिक वेलफेयर में काम करना शुरू कर दो, तो फिर ये आपकी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने एक शॉप खोली गारमेंट्स की, मैं गारमेंट्स आइटम परचेज करता हूं, देन आफ्टर प्रॉफिट ऐड करके उसे कस्टमर को बेचता हूं और डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट के रूप में अर्निंग करता हूं। आपने भी गारमेंट्स की एक शॉप खोली, लेकिन पता नहीं आपके दिमाग में क्या चला कि आपने जिस कीमत पर गारमेंट्स आइटम खरीद रहे हो, पब्लिक वेलफेयर में आपने उसी कीमत पर उसे बेचना शुरू कर दिया। यानी जिस लागत पर खरीदा था, जिस कॉस्ट पे खरीदा था, उसी कॉस्ट पर आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। आप प्रॉफिट लेते ही नहीं हो, पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हो या फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी में बांट रहे हो, तो सॉरी सर, आपकी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जरूरी है कि आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो। ये देखिए, द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग अ प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजेक्शन, then it cannot be considered as a business transactions. For example, goods given in charity are not a business activity. आप अपने बिजनेस में कोई गुड्स है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चैरिटी में बांट देते हो, तो ये एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। और वैसे भी जरूरी है कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हो, कंटिन्यू चलाए रखना चाहते हो, तो आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स लेना ही होगा। अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट नहीं लेते हो, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं लेते हो, तो सोच के देखो आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट आउट कर पाओगे, आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो वही ये डिफाइन करता है कि नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन जब तक सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न नहीं करता, तब तक अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं करा सकता। That is the character और nature of business. And last है आपका uncertainty of return और risk। बच्चों, ये बिजनेस का सबसे बड़ा फीचर है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे स्मॉल स्केल पे करें या लार्ज स्केल पे, एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क जरूर है। नो रिस्क नो बिजनेस। बिना रिस्क के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। सोच के देखिए, हम बिजनेस में कितने तरह के रिस्क लेते हैं। हमने बिजनेस के लिए कोई गुड्स परचेज किया, इस उम्मीद से कि हम कस्टमर को इसे बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे। मान लो मैंने जो गुड्स परचेज किया, आफ्टर दैट मार्केट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल गई, चॉइस बदल गई, डिमांड बदल गई। अब पता चला ये मार्केट में कस्टमर डिमांड कर ही नहीं रहे, हमारा गुड्स बेकार हो गया। हमने जो प्रोडक्ट परचेज किया कस्टमर को सोल्ड आउट करने के लिए, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। जैसे अभी मोदी सरकार ने कहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, हमने इसी तरह का कोई प्रोडक्ट खरीदा, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया। सोच के देखिए कितना बड़ा रिस्क हो गया, मेरा प्रोडक्ट बेकार हो गया, अब मैं उसको बेच ही नहीं सकता। हमने जिस कीमत पर, जिस प्राइस पर गुड्स को परचेज किया था, प्रॉफिट ऐड करके हम उसे बेचना चाहते थे, प्रॉफिट लेकर के बढ़ी हुई कीमत पर, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में क्राइसिस आ गया और प्रोडक्ट की डिमांड काफी कम हो गई, जिसकी वजह से प्राइस काफी नीचे चला गया। अब पता चला जिस कीमत पर मैंने गुड्स परचेज किया था, मार्केट में उससे भी नीचे की कीमत हो गई है। मतलब मुझे बिलो देन कॉस्ट पर माल बेचना पड़ेगा। सोच के देखिए कितना रिस्क है। माल वेस्टेज हो सकता है, प्राइस गिर सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से मेरे प्रोडक्ट पे बैन लगाए जा सकते हैं, थेफ्ट चोरी हो सकती है, फायर हो सकता है। कितने रिस्क होते हैं बिजनेस में, बट बिजनेसमैन रिस्क लेके चलता है। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। बिजनेस में रिस्क सर्टेन हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के बिजनेस में सोच के देखिए रिस्क होता है।
माल बिकेगा नहीं बिकेगा, कस्टमर की डिमांड्स चेंज हो जाएगी, कितना डिमांड होगी, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इन सब के कितने रिस्क होते हैं। और रिस्क का लेवल इट इज डिपेंड अपॉन बिजनेस। छोटा बिजनेस होगा रिस्क कम होगा, बिजनेस बड़ा होगा रिस्क ज्यादा होगा। सोच के देखिए, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक सब्जी वाला सुबह सुबह सब्जी खरीदता है, 500 रुपए की सब्जी खरीदा। अब दिन भर में उसे ये सब्जी बेच लेनी है, वरना अगले दिन ये सब्जी वेस्ट हो जाएगी, टोटल वेस्ट। तो वो बंदा रिस्क तो लिया, 500 रुपए का माल खरीद लिया, दिन भर में 500 का पूरा माल ना बिका, तो रात में शाम को जो माल बच गया उसे वो फेंकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होती है जो अगले दिन खराब हो जाती है, उसे आपको फेंकना पड़ेगा। तो रिस्क तो है। सब्जी वाला भी रिस्क ले रहा है, हमारे अंबानी जी भी रिस्क लेते हैं। कोई बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट करके मार्केट में लॉन्च किया। अब पता चला कि मार्केट में वो प्रोडक्ट शुरुआत में तो चला, बट आगे चल के उस प्रोडक्ट के कोई नया वर्जन आ गया और उसकी वजह से उनका ये प्रोडक्ट अब आउटडेटेड हो गया। मार्केट में अब इस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं रह गई। उन्होंने इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाखों करोड़ रुपए की फैक्ट्री डाली थी। आज वो लाखों करोड़ों की फैक्ट्री उनके लिए टोटल यूजलेस हो गई, उनको लाखों करोड़ों का लॉस हो गया। तो सोच के देखिए, बिजनेस में रिस्क तो है, बिजनेस जितना बड़ा होगा उस बिजनेस पर रिस्क उतना ज्यादा होगा। तो ये रिस्क बिजनेस का एक बहुत बड़ा नेचर फीचर। और सही बताऊं, बिजनेस में बिजनेसमैन को प्रॉफिट इसी रिस्क की वजह से होता है। आपने रिस्क लिया, इसी वजह से आपको प्रॉफिट हुआ। सपोज करो आप मैं अपने ऊपर लेता हूं, सपोज करो मैं एक सब्जी वाला हूं और मुझे इस बात का डर है कि मैं सुबह सुबह सब्जी लाया, 500 रुपए की सब्जी लाया और दिन भर में 500 की सब्जी ना बेच पाया, तो शाम को सब्जी वेस्ट हो जाएगी जो बची रहेगी, इससे जाओ मैं आज माल ही नहीं खरीदूंगा। तो ठीक है सर, मत खरीदो, बैठे रहो किनारे। क्या नहीं, क्यों? अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप कह सकते हो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क, और इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। आपके अंदर गट्स है तो रिस्क लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क लोगे प्रॉफिट के चांसेस उतनी ज्यादा होती है। एंड इफ नो रिस्क देन देयर विल बी नो प्रॉफिट। अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते हो तो फिर भूल जाइए बिजनेस, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क है, कम या ज्यादा, दैट इज डिपेंड अपॉन बिजनेस। लेकिन रिस्क के बिना बिजनेस इम्पॉसिबल है। तो ये देखिए, another important feature of business is the presence of risk factor in the transaction। हर बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस में हर तरह के लेवल पर रिस्क होते हैं। There is always a possibility of losses। It is not certain that businessman will always earn adequate profit। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जब आप एक बिजनेस करो तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाए जिसकी वजह से आपको बिजनेस में लॉस भी हो, तो आपको दोनों तरह से अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। दैट इज द रिस्क। एज मार्केट कंडीशन में चेंज, कस्टमर्स टेस्ट में चेंज, देयर मे बी स्ट्राइक इन बिजनेसमैन ओन फैक्ट्री, ऑल दीज कैन लीड टू लॉस। तो रिस्क कई तरह का हो सकता है। आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, मार्केट के सिचुएशन चेंज हो गई, डिमांड्स मार्केट में कम हो गई, कॉम्पिटिटर इंक्रीज कर गए, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर आपके मार्केट में आ गए। कई तरह के रिस्क बिजनेस में होती है और ये रिस्क आपको फेस करना ही पड़ता है, और प्रॉफिट इसी रिस्क का रिवार्ड होता है। सो इन बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो ये था बच्चों आपके नेचर ऑफ बिजनेस। अब इस टॉपिक से रिलेवेंट एक छोटा सा केस स्टडी है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहले आप केस पढ़ ले, फिर आपसे बात करूं। रामा bought a ready-made dress for ₹5,000. Her friend liked a design of dress very much, so Rama sold the same dress to her friend for ₹5,500 and made a profit of ₹500. After completing her study, Rama opened a shop of selling ready-made dress for girls. Can transactions between Rama and her friend be termed as business? एक बंदी है रामा, उसने एक ड्रेस डिजाइन किया जिसकी कॉस्ट आई 5,000। उसकी किसी फ्रेंड को ये ड्रेस काफी पसंद आई, उसने ड्रेस 5,000 जिसकी कॉस्ट थी 500 प्रॉफिट लेकर 5,500 पे बेच दिया। 500 से जो प्रॉफिट हुआ, क्या हम कहें कि रामा एक बिजनेस एक्टिविटी कर रही है? आपको नो। तो क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, कैन ट्रांजैक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड बी टर्म एज बिजनेस?
क्या रामा और उसके फ्रेंड के बीच में ये जो ट्रांजेक्शन हुआ इसे आप बिजनेस बोलोगे? आंसर है नो। और पॉइंट नंबर बी, स्टेट द फीचर रिलेटेड टू ए। पॉइंट नंबर ए में जो आपने आंसर दिया कि नो, उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि रामा कोई रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस थोड़ी करती है, ये तो बस इसने कोई यूं ही एक ड्रेस थी जिसे इसकी फ्रेंड को पसंद आई तो इसने बेच करके प्रॉफिट अर्न कर लिया। ये कोई रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज नहीं कर रही है। अगर ये एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे करती कि ड्रेस परचेज किया फिर सेल किया फिर परचेज किया फिर सेल किया तो ये बिजनेस होता, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज तो कर नहीं रही है, सो ये बिजनेस नहीं है। तो स्टेट द फीचर्स रिलेटेड टू ए, आंसर है रेगुलर बेसिस। ये एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे नहीं है इसलिए ये बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है। और अब लास्ट, कैन द सेल ऑफ ड्रेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड एज बिजनेस? अगर वो फ्यूचर में एक बिजनेस ओपन करे जिसमें वो ड्रेस परचेज कर करके सेल करे तब क्या इसे आप बिजनेस बोलोगे? यस, एज इट इज डन ऑन रेगुलर बेसिस। हाँ, अब हम इसे बिजनेस बोलेंगे क्योंकि ये अब उसका रेगुलर रूटीन वर्क है। ड्रेसेस परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, सेल करना, ये आपका रेगुलर बेसिस पे वर्क है, रूटीन वर्क है, और इसी वजह से अब ये एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएंगी। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अगले सेगमेंट में बच्चों हम लोग बात करेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।